नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है स्वस्थ होंगे। तो आज हम यूनिट 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जनसांख्यिकी का अर्थ एवं जनसांख्यिकी की उपयोगिता के बारे में आपको बताएंगे। तो बोर्ड की दृष्टि से भी ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है कि जनसांख्यिकी किसे कहते हैं या इसकी उपयोगिता या महत्व बताइए। इसके साथ ही बीच में कुछ पारिभाषिक शब्द मैं आपको बताऊंगी, तो उन पारिभाषिक शब्दों को भी आप नोट कीजिएगा, क्योंकि जब 2 नंबर का प्रश्न आता है तो वो भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो किसी भी समाज के सामाजिक संगठन, संस्कृति और व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने में जनसंख्या संबंधी विशेषताओं का प्रमुख योगदान होता है। अतः जनसंख्या संबंधी विशेषताएं किस तरह सामाजिक संगठन को प्रभावित करती हैं, इसके लिए सबसे पहले जनांकिकी का अर्थ जानना आवश्यक है। तो जनांकिकी किसे कहते हैं या सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया, ये मैं आपको बताऊंगी। तो जनांकिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1885 में गुई लार्ड नामक विद्वान ने किया। जनांकिकी का अर्थ, तो जनांकिकी अंग्रेजी भाषा के डेमोग्राफी, ध्यान दीजिए, डेमोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस धन, ग्राफीन। डेमोस शब्द ग्रीक भाषा का है जिसका अर्थ है जनता या लोग, और ग्राफीन शब्द का अर्थ है वर्णन करना। तो इस तरह से जनता का वर्णन करना अर्थात जनसांख्यिकी का अर्थ है जनता का वर्णन करना। तो विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले इसमें स्रोकिन की परिभाषा हम लेते हैं। जनांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या के आकार, घनत्व तथा इसमें होने वाली वृद्धि अथवा कमी से संबंधित परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। तो इस प्रकार जनांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिए, समस्त निर्धारक तत्व अथवा उनके परिणाम, इसमें जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा जैविकी स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। आगे हम ये सब स्पष्ट करेंगे इसको, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जनांकिकी का अर्थ क्या है। जनता का वर्णन करना अर्थात जनता का या जनसंख्या के परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों पहलुओं का अध्ययन करना, विश्लेषण करना जनांकिकी का अर्थ है। तो ये अर्थ जनांकिकी किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम जनांकिकी की शाखाएं कितने प्रकार की हैं ये आपको बताती हूँ। तो जनांकिकी की शाखाएं या प्रकार 3 हैं। पहला जनांकिकी संरचना, दूसरा जनांकिकी प्रक्रियाएं, तीसरा सामाजिक जनांकिकी। तो पहले प्रकार में चलते हैं, जनांकिकी संरचना। तो जनांकिकी संरचना के अंतर्गत जनसंख्या का आकार, और जनसंख्या का आकार किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जनसंख्या का आकार किसी भी देश की जो जनसंख्या है, किसी समय किसी स्थान विशेष में रहने वाले जन समुदाय की संपूर्ण जनसंख्या को इस स्थान की जनसंख्या का आकार कहा जाता है। तो जी इसको जनसंख्या का आकार कहेंगे कि एक निश्चित स्थान में जो जनसंख्या रह रही है उसको जनसंख्या का आकार। दूसरा जनसांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या की विशेषताएं, उनका अध्ययन किया जाता है कि किस तरह की जनसंख्या समाज में है।
है ना, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तीसरा इसमें आया स्त्री पुरुष अनुपात, या इसको लिंगानुपात भी आप कह सकते हैं। तो लिंगानुपात किसी विशिष्ट समय पर किसी देश, स्थान या जाति विशेष के स्त्री तथा पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। अतः प्रति वर्ष प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। तो लिंगानुपात आपको समझ में आया होगा, स्त्री पुरुषों की संख्या प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। ठीक है। चौथा इसमें आया जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब आयु संरचना, तो किसी देश की आयु संरचना भी जनसांख्यिकी संरचना को प्रभावित करती है, क्योंकि आयु संरचना जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी देश के विकास में। तो जिस तरह की भी आयु के लोग होंगे तो उससे देश का विकास प्रभावित होता है। तो आयु संरचना किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आता है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। तो आयु संरचना किसी देश की आयु संरचना से उस देश की कुल जनसंख्या में आश्रितों के अनुपात तथा कार्यशील जनसंख्या के अनुपात का पता चलता है। यानी कि लोग कितने कार्यशील हैं, कितने काम करने वाले हैं और कितने उन पर आश्रित हैं। तो अब देखिए, होता यह है, जैसे विकासशील देशों में आप देखेंगे कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या यानी काम करने वाले लोगों की संख्या कम होती है और आश्रितों की संख्या अधिक होती है, आश्रितों का अनुपात अधिक होता है। इसके विपरीत विकसित देशों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है और आश्रितों का अनुपात कम होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जैसे जो विकासशील देश हैं, जैसे भारत है या अन्य विकासशील देश हैं, यहाँ पे परिवार बड़े होते हैं और परिवारों में आपने देखा होगा कमाने वाले 1 या 2 सदस्य होते हैं और उस पर बच्चे और बूढ़े बहुत सारे आश्रित होते हैं। तो इस तरह से जो कार्यशील ये जो अनुपात है वो आगे जाके विकास को भी प्रभावित करता है। तो इस तरह से आयु संरचना जो है वो जनसांख्यिकी संरचना को प्रभावित करती है। इसके अलावा ग्रामीण एवं नगरीय समाज, तो आपको पता है दोनों समाजों के अलग अलग विशेषताएं हैं। तो ग्रामीण समाज में रहने वाले जो लोग हैं और नगरीय समाज में जो रहने वाले लोग हैं वो जनसंख्या भी विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ग्रामीण या ग्राम समुदाय वह क्षेत्र है जहां कृषि की प्रधानता होती है। एक बार इसकी विशेषताएं आप सुन लीजिए। जैसे देखिए, कृषि की विशेषता प्रधानता होती है, प्रकृति के अधिक निकट होते हैं, प्राथमिक समूहों की बाहुल्यता होती है या प्राथमिक संबंध वहां पे पाए जाते हैं, जनसंख्या की कमी होती है, सामाजिक एकरूपता होती है, गतिशीलता का अभाव होता है ना। तो अनेक दृष्टि से जो ग्रामीण समुदाय है वो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम विकसित होता है। तो इस तरह से ग्रामीण समाज और नगरीय समाज की जो जनसंख्या है वो भी सामाजिक जनसांख्यिकी संरचना को प्रभावित करती है। तो इस तरह से ये पहली शाखा आई। दूसरा जनांकिकी प्रक्रियाएं या जनसांख्यिकी प्रक्रिया। तो इसमें सबसे पहले जन्म दर और मृत्यु दर। तो अब जन्म दर आप जानते हैं किसे कहते हैं, तो एक बार मैं और आपको याद दिला दूं। जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर किसी दिए हुए वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्युओं की संख्या यानी जितने मर रहे हैं उनकी जो संख्या है वो मृत्यु दर कहलाती है। तो इस तरह से जन्म दर और मृत्यु दर जो है वो जनसंख्या को प्रभावित करती है। जन्म दर अधिक होगी देश की तो विकास भी प्रभावित होगा इससे, है ना। तो ये मैं आपको जब जनसंख्या सिद्धांत पढ़ाएंगे उस समय आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रभावित होता है। तो जनसंख्या की लगातार वृद्धि होना फिर जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। यानी कि जैसे जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जनसंख्या ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से जनसंख्या में लगातार वृद्धि होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। दूसरा इसमें है प्रवास और
दशाएं। तो प्रवास, इसमें किसी व्यक्ति के अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बसने की जो प्रक्रिया है उसको उत्प्रवास कहते हैं। दो तरह से है, उत्प्रवास और अप्रवास। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बसने की जो क्रिया है वो उत्प्रवास, और अप्रवास जब कोई व्यक्ति दूसरे देश से जाकर किसी देश में आ बसता है, यानी जो विदेश से आकर अपने देश में आ बसता है, तो उसे आगंतुक या अप्रवासी या आकर बसने वाला या अप्रवासी कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो दो क्रियाएं हैं, उत्प्रवास और अप्रवास, तो ये प्रवास की जो क्रियाएं हैं, दशाएं हैं, ये भी जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अब देखिए, उत्प्रवास ज्यादा होगा तो जनसंख्या कम होगी, अप्रवास ज्यादा होगा तो जनसंख्या ज्यादा होगी। तो इस तरह से देश के विकास को या देश की जनसंख्या को ये दो प्रक्रियाएं प्रभावित करती। तीसरा, सामाजिक जनांकिकी। तो जनांकिकी ये तीसरी शाखा है। तो यह बताती है कि जनसंख्या संबंधी विशेषताएं किस तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। तो कुछ समय पहले तक सिर्फ दो शाखाएं या दो प्रकार ही महत्वपूर्ण माने जाते थे, लेकिन आज सामाजिक जनांकिकी का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि सांस्कृतिक विशेषताओं जैसे मूल्यों, विश्वासों, प्रथाओं, शिक्षा व्यवस्था, जाति व्यवस्था संबंधी नियमों आदि पर जनसंख्या का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसी प्रकार परिवार की संरचना, वर्ग व्यवस्था, नातेदारी, विवाह तथा व्यक्ति के समाजीकरण को प्रभावित करने में भी जनसंख्या संबंधी जो विशेषताएं हैं उनकी अहम भूमिका होती है। वर्तमान में धर्म, क्षेत्र और भाषा संबंधी संजातीय जो विशेषताएं हैं वो भी जनसंख्या से प्रभावित होती हैं। तो इसलिए जो सामाजिक जनसांख्यिकी है उसका अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया है। तो विद्वान हैं डेविस, उनका कथन है कि जनसंख्या संबंधी संरचना और सामाजिक संरचना को एक दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। यानी कि सामाजिक जनांकिकी के द्वारा ही जनसंख्या संबंधी संरचना को समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये थी आपके 3 शाखाएं या प्रकार। तो अब हम इसकी उपयोगिता में चलते हैं, या जनांकिकी का क्या महत्व है, जैसा कि डेविस ने आपको बताया। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जनसांख्यिकी का महत्व। सबसे नंबर 1, सही कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण में। तो वर्तमान युग नियोजन का युग है। किसी भी देश अपनी जनसंख्या, विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या के घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास की दर तथा लिंगानुपात को समझे बिना सही कार्यक्रम या नीतियों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सही कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण में जन्म दर, मृत्यु दर या प्रवास दर, लिंगानुपात, इन सब का ज्ञान होना अति आवश्यक है। दूसरा है जनसंख्या के स्तर को समझने एवं संतुलित विकास के लिए। तो किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक विकास का केंद्र जनसंख्या होती है। इसी के आधार पर हम अपने साधनों का सही मूल्यांकन भी कर सकते हैं। जनांकिकी के अंतर्गत केवल जनसंख्या के आकार और घनत्व को ही महत्व नहीं दिया जाता, अपितु जनांकिकी का संबंध जनसंख्या के स्तर को समझने में से भी अधिक संबंधित है। तो इसी तरह से किसी देश के विकास के लिए जनसंख्या के स्तर को समझना अति आवश्यक है, तभी संतुलित विकास को संभव हो सकता है। क्योंकि जनसंख्या किस स्तर की है, ये सारी चीजें इसके जनांकिकी के अध्ययन के द्वारा ही संभव हैं। तीसरा है आधुनिकीकरण की वास्तविक दशा को समझने में। तो आधुनिकीकरण, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी समाज आज आधुनिकता की दशा में आगे बढ़ रहे हैं। आधुनिकता की जो दिशा है वो में आगे बढ़ रहे हैं। जब हम विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों और सेवाओं में लगी हुई जनसंख्या के प्रतिशत को देखते हैं,
तभी आधुनिकीकरण की वास्तविक दशा को समझा जा सकता है। तो आधुनिकीकरण की वास्तविक दशा को समझने के लिए ये देखना पड़ता है कि उद्योगों, व्यवसायों और सेवाओं में लगे हुए जो लोग हैं उनका प्रतिशत क्या है, कि जनसंख्या आखिर किस तरह के काम में लगी हुई है। चौथा इसमें आया रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो रोजगार सभी समाजों की मौलिक आवश्यकता है। जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को जानने के बाद ही विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लगाया जा सकता है, उन अवसरों को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने में भी जनसांख्यिकी का अध्ययन आवश्यक है। पांचवा है जनसंख्या के आकार का अनुमान लगा योजनाएं बनाने में। तो जनसांख्यिकी के अध्ययन से ही जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के आधार पर हम भविष्य में जनसंख्या के आकार का अनुमान लगा सकते हैं और उसी अनुरूप योजनाएं बना सकते हैं। तो कितनी जनसंख्या बढ़ेगी और किस अनुपात में विकास की जो स्थितियां हैं वो संभव हो पाएंगी, तो इन सब का अनुमान लगाना आवश्यक है। तो ये जनसंख्या के आकार का अनुमान लगाकर ही संभव है। तो अगला आया आपका छठा, सामाजिक परिवर्तन में जनसंख्यात्मक दशाओं के प्रभाव का अध्ययन। तो किसी भी समाज में जब जनसंख्या के घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास संबंधी विशेषताओं में परिवर्तन होता है, तब सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। यानी कि हमारे जो परिवार है या विवाह है या कोई भी सामाजिक संगठन, जाति व्यवस्था है, तो उनमें भी परिवर्तन संभव होता है। तो इस प्रकार समाज के संगठन को बढ़ाने के लिए जनसांख्यिकी का अध्ययन आवश्यक है। सामाजिक संस्थाओं और व्यवहारों और दशाओं को चूंकि ये जनसंख्या संबंधी दशाएं प्रभावित करती हैं, तो इसलिए इसका अध्ययन आवश्यक है। अगला इसमें आया सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए आवश्यक है, या हम सामाजिक समस्याओं को भी जनसंख्या के आधार पर ही ज्ञात कर सकते हैं। तो विभिन्न सामाजिक समस्याएं जैसे बेरोजगारी, निर्धनता, बढ़ते हुए अपराध, संयुक्त परिवारों का विघटन, नगरीकरण में वृद्धि आदि सामुदायिक जीवन को जो प्रभावित करने वाली समस्याएं हैं, उनको जनसंख्या संबंधी अध्ययनों के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि किस तरह से जनसंख्या के बढ़ने पर ये समस्याएं बढ़ रही हैं। तो इसका जनसांख्यिकी अध्ययन से ही इसका ज्ञात किया जा सकता है। तो अगला इसमें आया राजनीतिक संबंध, उत्पादन के तरीके व सामाजिक मूल्यों पर जनसंख्या संबंधी विशेषताओं का प्रभाव। तो वर्तमान समाज में लोगों के बीच पाए जाने वाले राजनीतिक संबंध, उत्पादन के तरीके तथा सामाजिक मूल्य भी जनसंख्या संबंधी विशेषताओं से प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक संबंधों को ज्ञात करने के लिए राजनीतिक संबंधों, उत्पादन के तरीके, इन सबको ज्ञात करने के लिए भी जनसंख्या संबंधी अध्ययन आवश्यक है या जनसांख्यिकी संबंधी अध्ययन आवश्यक है। तो इनके अध्ययन के द्वारा ही हम वास्तव में जो वास्तविक स्थिति है उसका अध्ययन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो इसलिए यह अति महत्वपूर्ण है। जो डेविस का जो कथन है वो फिर यहाँ पे याद आता है कि जनसंख्या संबंधी संरचना और सामाजिक संरचना को एक दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। इसलिए जनसांख्यिकी विशेषताओं को समझना अति आवश्यक है।